हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जीत सिन्हा और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बेंच के महत्वपूर्ण डिसीजन जो कि पास किए गए अभी तक। तो टोटल 16 जजमेंट पास किए गए, तो हम लोग ब्रीफली देखेंगे वन बाय वन कौन से जजमेंट है, क्या कहते हैं और क्या उसका फैक्ट्स था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे हमारे सामने है वो सी कस्टम्स केस। तो सी कस्टम्स केस एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस था जिसमें प्रेसिडेंट ने ट्रू स्कोप आर्टिकल 289 के जानने के लिए ये रेफरेंस लिया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो आर्टिकल 289 बात करता है एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन। तो जनरल प्रोविजन ये हुआ कि प्रॉपर्टी और इनकम जो स्टेट की होगी वो यूनियन टैक्सेशन से एग्जेम्प्टेड होगी, लेकिन दूसरा क्लॉज कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है टैक्स लगाने के लिए। तीसरा क्लॉज वहां पे फिर सब क्लॉज 2 का एक्सेप्शन है, अगर वो इंसिडेंटल और ऑर्डिनरी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के मद्देनजर हो तो वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जब 289 का स्कोप डिसाइड हो रहा था तो मेजोरिटी ऑफ जजेस, जैसे 9 जज बेंच है तो मेजोरिटी जजेस 5 होंगे। तो मेजोरिटी ऑफ जजेस इंटरप्रेटेड आर्टिकल 289 with respect of entry 41 and 42 of list 1 schedule 7. The majority expressed that union could impose taxes indirectly on the property. जब कोर्ट ने जजमेंट दिया तो ये कहा कि the right has been hedged in by consideration of respective powers and responsibility of union in relation to state and those to state in relation to citizen or inter se और इन रिलेशन टू द यूनियन। स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन के प्रति होता है, ये सब को रखते हुए मद्देनजर रखते हुए ये ड्यूटी दिया गया है। तो पहला केस था द सी कस्टम्स केस जो 9 जज बेंच का था। अब हम लोग आगे देखते हैं स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस सीटीओ। तो इस केस में क्या बोला गया था, 2 मेजर इशू रेज किए गए थे कि वेदर स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कैन बी कंसिडर्ड एज ए सिटीजन विद इन मीनिंग ऑफ आर्टिकल 19 of the Constitution and can ask for enforcement of fundamental right granted under the said article. Secondly, whether a corporation can claim to enforce fundamental right under Part 3 of the Constitution against the state as defined in Article 12. तो यहाँ पे 2 इशू रेज किए गए थे, क्या एक कॉर्पोरेशन कंपनी जो है वो सिटीजन कहला सकती है। दूसरा ये बात किया गया था कि क्या वो फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकती है स्टेट के अगेंस्ट आर्टिकल 12 में जो भी ऑथोरिटीज डिसाइडेड है जिसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट क्लेम किया जा सकता है, तो क्या एक कॉर्पोरेशन वो काम कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि नहीं कर सकती और दोनों ही इश्यूज को नेगेटिव में जवाब दिया। अब तीसरा केस जो है नरेश श्रीधर मिराजकर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस केस में ये हुआ था कि एक विटनेस था जिसने अपना गवाह दिया था। तो जज ने ये बोला था कि वो जो भी बात उसने बोली है वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक सेंसिटिव मुद्दा था और उसको विटनेस के जान पे भी खतरा बन सकता था। तो ये ब्लिट्स न्यूज़पेपर ने क्या किया, एक केस किया इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो ओरल ऑर्डर पास किया था जज ने वो पब्लिकेशन को रोकने से। तो हाई कोर्ट ने ये डिसमिस कर दिया किस ग्राउंड पे, दैट इम्पंस्ड ऑर्डर वाज अ जुडिशियल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एंड वाज नॉट अमेनेबल टू रिट अंडर आर्टिकल 226। बोलते हुए हाई कोर्ट के जज ने रिजेक्ट कर दिया कि आर्टिकल 226 के अंदर जुडिशियल ऑर्डर करेक्ट नहीं हो सकता। तो अब पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट गए, आर्टिकल 32 में राइट क्लेम करने गए, आर्टिकल 19(1)(a जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, आर्टिकल 19(1)(g जो कि कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस की बात करता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि जुडिशियल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट आर नॉट अमेनेबल टू करेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट बाय इशूइंग रिट ऑफ सर्सरी। तो ये पिटिशन डिसमिस कर दिया गया। तो ये था तीसरा केस। अब हम लोग चौथा केस की तरफ बढ़ते हैं। जो चौथा केस है वो है सुपरिटेंडेंट एंड रिमेम्बरेंस ऑफ लीगल अफेयर्स वेस्ट बंगाल वर्सेस Corporation of Calcutta. The bench considered whether the state of West Bengal, when it was carrying on a trade as a owner and occupier of the market at Calcutta without obtaining the license, was bound by the Calcutta Municipality Act or by necessary implication was exempted from to obtain a license. तो इस केस में ये बोला गया कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जो कि एक बिजनेस अपना कैरी कर रहा है एज अ ओनर एंड ऑक्यूपायर ऑफ द मार्केट ऑफ कैलकाटा, जो कि बिना लाइसेंस लिए कैलकाटा म्युनिसिपैलिटी एक्ट में है और उस एक्ट में नेसेसरी इम्प्लीकेशन से ये भी नहीं पता चल रहा है कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को एग्जेम्प्ट किया गया है लाइसेंस लेने से। तो कोर्ट ने हेल्ड किया दैट एन इनेक्टमेंट अप्लाई टू सिटीजन एज वेल एज स्टेट्स
unless it expressly or by necessary implication exempt the state from its operation। तो एक legislation जो होता है वो citizen और state पे equally apply करेगा जब तक एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन एग्जेम्प्ट नहीं किया गया स्टेट को। ये ऑब्जर्व करते हुए कहा गया कि स्टेट कैन नॉट क्लेम द एग्जेम्पशन टू ऑब्टेन ए लाइसेंस ऑन द ग्राउंड दैट कलकत्ता म्युनिसिपल एक्ट डज नॉट एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन टू मेक इट बाइंडिंग ऑन स्टेट। तो ये था चौथा केस। अब हम लोग फिफ्थ केस की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ केस है अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इस केस में मेजर इशू ये है कि वेदर माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैज राइट टू establish and administer educational institution for imparting general secular education within meaning of Article 30। इशू है क्या एक माइनॉरिटीज जो कि रिलीजन या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे है तो क्या वो ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकती है जो कि जनरल सेक्युलर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है विद इन मीनिंग ऑफ Article 30। तो ये हेल्ड किया गया कि माइनॉरिटीज वेर गिवन प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। द स्फीयर ऑफ जनरल सेक्युलर education was intended to develop commonness of boys and girls of our country. If religious or linguistic minorities were not given protection under Article 30 of the to establish and administer educational institution of their choice, they will feel isolated and separate। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बोला कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के पास राइट है कि वो स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो ये था फिफ्थ केस। अब हम लोग सिक्स्थ केस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस को मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है। ये केस रिजर्वेशन से रिलेटेड है। इस केस में बहुत सारे मैटर्स डिसाइड किए गए थे, जैसे इट वॉज स्टेटेड दैट रिजर्वेशन क्लास मस्ट बी बैकवर्ड एंड नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन सर्विस अंडर द स्टेट। ठीक है, तो एक अगर रिजर्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि बैकवर्ड क्लास होना चाहिए। तो ये बैकवर्ड क्लास कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। बैकवर्ड क्लास जो है वो स्टेट आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास हो गया है तो वो एक सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और टोटल रिजर्वेशन जो है वो 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। रिजर्वेशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर मैटर ऑफ प्रमोशन। अब प्रमोशन के मामलों में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। फिर द वैकेंसीज रिजर्व्ड कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। तो अब कैरी फॉरवर्ड का जो रूल था, अगर एक साल में सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो वो कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 3 साल के लिए होगा। अगर 50% नहीं प्रोवाइड कर पा रही है सरकार, अगर 45% ही करवा रही है और 5% जो बच रहा है वो अगले 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, उससे आगे नहीं होगा। जो बैकवर्ड क्लास में क्रीमी लेयर होंगे जो कि थोड़े से डेवलप्ड है, थोड़े से अच्छे स्टेज पे है, तो वो एक्सक्लूडेड होंगे बाय फिक्सेशन ऑन प्रॉपर इनकम और स्टेटस। तो ये था इंदिरा साहनी का टोटल समरी। अब हम लोग आगे बढ़ते 7th केस की ओर। तो 7th केस है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको सेकेंड जजेस केस भी कहते हैं। स्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस है। तो इस केस में क्या डिसाइड किया गया था? द कोर्ट डिसाइडेड बाय 7-2 मेजोरिटी ऑन द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था। तो उसमें एग्जीक्यूटिव को अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए पावर दे दिया गया था, एग्जीक्यूटिव के पास पावर। तो ये तो साफ दिख रहा है कि हमें सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। तो इस केस में सबसे पहले ये जो SP गुप्ता में बोला गया था कि एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेगी जजेस को, वो ओवर रूल किया गया। और फर्स्ट टाइम कोलेजियम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वाज गिवन प्रेफरेंस। तो कोलेजियम सिस्टम इसी केस के बाद लाया गया। तो इन कोलेजियम देयर कैन बी 2 मोस्ट सीनियर जजेस along with CGI to decide upon appointment of judiciary. The court interpreted Article 124 and 217 to give more independence to judiciary. तो Article 124 सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करता है और 217 हाई कोर्ट में बात करता है जजेस के अपॉइंटमेंट की। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। और इस केस में CGI के अलावा 1+2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो अपॉइंट करते हैं। और इस केस में जो नहीं बात की गई है वो हम लोग 3rd जजेस केस में देखेंगे, जो कि आगे देखने वाले, वो भी 9 जज बेंच जजमेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
तो ये केस प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। तो 1989 में कर्नाटका गवर्नमेंट डिसमिस कर दी गई थी और एक कॉमन ट्रेंड चल रहा था, जो भी पार्टी अगर सेंटर में है उसके अपोजिशन में कोई भी पार्टी है तो वो इमरजेंसी लगा देती थी दूसरे स्टेट में अपने पावर को मिसयूज करते हुए, आर्टिकल 356 में जो पावर दिया गया है। और ये चैलेंज किया गया एसआर बोमाई, जो तब के सीएम थे कर्नाटका के। ही अप्रोच्ड कर्नाटका हाई कोर्ट वेयर हिज रिट पिटिशन वाज डिसमिस्ड। Then he approached to Supreme Court where the question was raised whether the imposition of precedent rule is challengeable. What is the ground and extent of precedent rule in a state? तो कोर्ट ने हेल्ड किया proclamation of imposition of article 356 is subject to judicial review. Judicial review को बार नहीं किया जा सकता। And the power of president to impose article 356 to dismiss state government is not absolute. और ये president का power absolute नहीं है। The proclamation of emergency require approval of both houses. जब भी proclamation of emergency होगी तो दोनों houses की सहमति चाहिए होगी। In case of non-approval, the legislative assembly will revive. Till the time of approval, president can only suspend the assembly. तो जब तक दोनों houses का approval नहीं मिलता है तब तक suspend ही रहेगी। तो एसआर बोमाई के केस में ये बोला गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस अमृतलाल प्रजीवन दास। तो ये पार्लियामेंट ने 2 लॉ पास किया था, कॉफेपोसा एंड सेफेमा। सो ये दोनों लॉज पास किए गए थे टू प्रिवेंट ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्सचेंज। चैलेंज इस ग्राउंड में द चैलेंज वाज मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, वेदर डिटेंशन कैन बी मेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, वेदर डिटेंशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड नाउ। तो ये 3 इश्यूज रेज किए गए थे। सबसे पहला था लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, दूसरा था कि क्या डिटेंशन इमरजेंसी के समय की जा सकती है, तीसरा ये था कि वेदर डिटेंशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड नाउ। तो अब कोर्ट ने हेल्ड किया कि कॉफेपोसा और सेफेमा दोनों वैलिडली मेड लॉ है, और जो डिटेंशन लॉ में किया गया वो वैलिड है। इफ अ डिटेन्यू वांट्स टू चैलेंज हिज डिटेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी ही कैन डू सो। अगर डिटेन्यू को लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो चैलेंज कर सकता है आफ्टर इमरजेंसी, बट द चैलेंज मस्ट बी कन्फाइंड टू द ग्राउंड विच वेर ओपन टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। तो अब हम लोग 10th केस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मफतलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि right or liability of a citizen against the state for unlawful levy of taxes by the state। तो इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि अगर क्या राइट और लाइबिलिटी होगा सिटीजन का अगेंस्ट स्टेट फॉर अनलॉफुल लेवी ऑफ टैक्सेस बाय द स्टेट। अगर स्टेट ने अनलॉफुली कोई टैक्स लेवी किया है तो उस केस में क्या होगा, क्या रिफंड मिलेगा कि नहीं। The case deals with the issue of refund for unlawful levy of taxes। तो इस केस में बोला गया था कि अगर कोई किसी भी तरह सिटीजन से अनलॉफुली टैक्स एक्वायर किया गया है स्टेट के द्वारा तो वो रिफंड मिलेगा। बहुत ही ब्रीफ में ये केस था, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 11th केस है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये भी एक टैक्स से रिलेटेड केस है कि एक प्रॉपर्टी टैक्स लेवाइड बाय एंड अंडर पंजाब म्युनिसिपल एक्ट, the New Delhi Corporation Act and the Delhi Municipal Corporation Act 1957 constitute union taxation within the meaning of Article 289 of Constitution of India। तो आर्टिकल 289 हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो कि एग्जेम्प्ट करता है कि स्टेट के प्रॉपर्टी पे यूनियन टैक्स नहीं लगा सकता, स्टेट एग्जेम्प्टेड है यूनियन टैक्सेशन से। तो द लेवी ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस अंडर एफोर्सेड इनेक्टमेंट ऑन लैंड और बिल्डिंग बिलोंगिंग टू स्टेट गवर्नमेंट इज इनवैलिड एंड इनकॉम्पिटेंट बाय वर्च्यू मैंडेटेड कंटेन्ड इन क्लॉज 289। However, if any land or building is used or occupied for purpose of any trade or business as explained in the body of this judgment, carried on or by behalf of the state government, such land or building shall be subject to levy of property tax levied by said enactment। तो ये बोला गया कि 289 में तो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अगर जो बिल्डिंग और लैंड का इस्तेमाल करके स्टेट बिजनेस कैरी आउट कर रही है तो उस केस में प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। तो ये था केस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है 3rd जजेस केस। जो इसमें मेन इशू ये था कि कोलेजियम जो है उसका क्या पावर है, ठीक है। इसमें कोलेजियम के अराउंड कोलेजियम का ट्रू स्कोप क्या है, क्या सीजीआई सुपीरियर है कोलेजियम में, ये सब बात की गई थी। क्या कंसल्टेशन एक सिंगल फॉर्म में होना चाहिए, कंकरेंस होना चाहिए, हर जजेस का आपस में मिलके कंसेंसस होना चाहिए। तो इस चीज पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। तो देखते हैं हम लोग।
तो कोर्ट ने ये बोला कि कंसल्टेशन जो है शुड बी इन सिंगल फॉर्म विद कंसेंसस ऑफ होल कोलेजियम, सीजीआई सुपीरियर नहीं है। और इस केस में ये जो कोलेजियम 3 से 5 कर दिया गया, कोलेजियम जो पहले 3 हुआ करता था सेकंड जजेस केस के बाद, अब उसे 5 कर दिया गया, जिसमें 4 मोस्ट सीनियर जजेस प्लस सीजीआई। तो अब हम लोग आगे बढ़ते आईआर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 9th शेड्यूल केस भी इसे कहा जाता है। इशू इसमें इन्वॉल्व है वो शेड्यूल 9 से रिलेटेड है। तो शेड्यूल 9 के बारे में मैं ब्रीफली बता देता हूँ। तो शेड्यूल 9 में वैसे लॉ को प्लेस किया जाता है जो कि जुडिशियल रिव्यू से एग्जेम्प्टेड है। अगर कोई भी लॉ शेड्यूल 9 में प्लेस कर दिया गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि द लॉ विच वायलेट्स द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लायबल टू स्ट्रक डाउन। अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो कि शेड्यूल 9 में भी प्लेस किया गया है बट वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, जो कि पार्ट 3 क्या बात करता है, फंडामेंटल राइट के बारे में, तो वो लाइबल होगा स्ट्रक डाउन करने के लिए। तो इस केस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस की गई है केशव नंदा भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई है उसके बारे में। दिस केस रिविजिट द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ 9th शेड्यूल। तो इस केस में 9th शेड्यूल के पर्सपेक्टिव से बेसिक स्ट्रक्चर को देखा गया है। जस्टिस HR खन्ना का ओपिनियन जो कि केशव नंदा भारती केस और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में आया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंस इस केस के लिए बना। द कोर्ट हेल्ड दैट एनी लॉ इंसर्टेड अंडर 9th शेड्यूल इज नॉट कंप्लीटली इम्यून, इट इज फिक्शनली इम्यून एज इट हैज टू सेटिस्फाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। The court also emphasized the right test in this case. अगर कोई भी लॉ शेड्यूल 9 में डाला जा रहा है तो वो फिक्शनली ही इम्यून होगा, क्योंकि हर लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट पास करना होगा आफ्टर केशव नंदा भारती। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14th केस है जिंदल स्टेनलेस स्टील वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इस केस में ये बोला गया कि एंट्री टैक्स इज वैलिड इन इंटर स्टेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड। इट वाज हेल्ड टू बी वैलिड एज इट डज नॉट इम्पैक्ट द आर्टिकल 301 विच स्टेट फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन स्टेट। द कोर्ट हेल्ड दैट फ्री डज नॉट मीन फ्री फ्रॉम टैक्सेस। जो भी ट्रक्स गुड कैरी करते हुए आते हैं तो वो टैक्स वैलिड है, क्योंकि जो आर्टिकल 301 में फ्री का मतलब फ्री फ्रॉम टैक्सेस नहीं है, वो फ्रीली सप्लाई, फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री मूव करना, उसके लिए लेवी ऑफ टैक्सेस जो है वो एक सोवरेन स्टेट का एक एट्रीब्यूट है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के थ्रू लिया जा रहा है एंड लिमिटेड टू द एक्सटेंड एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और मतलब जो भी टैक्सेस है वो गवर्न किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो वहां तक ही लिमिटेड है। अब हम लोग 15th केस देखते हैं। 15th जो 9 जजमेंट है वो KS पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसको आधार जजमेंट भी कहा जाता है। इस केस में ये बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। तो इस केस ने 2 जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट का था उसको ओवररूल किया, MP शर्मा वर्सेस खड़क सिंह, जिसमें दोनों केस में बोल दिया गया था कि राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन नहीं किया गया, तो हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते कि वो डिराइव्ड राइट है आर्टिकल 21 से। बट जैसे जुडिशियल डेवलपमेंट के साथ मेनका गांधी के बाद जो भी जुडिशियल डेवलपमेंट हुआ आर्टिकल 21 में, तो फिर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया रिसेंटली 2017 में कि राइट टू प्राइवेसी एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो केस है वो है आखिरी केस जो कि 9th जज बेंच का है, ये इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आई थिंक साइटेशन इसकी थोड़ी गलत है तो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस ये सबरीमाला जजमेंट था जो आया था। तो इसको चैलेंज करते हुए कोर्ट में कांटारू राजीवीरू वर्सेस इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, ये एक रिव्यू पिटीशन डाली गई थी क्वेश्चन ऑफ लॉ को चैलेंज करते हुए, जो कि इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन जो कि सबरीमाला के केस में पास किया गया था, जिसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया गया था कि लॉर्ड अयप्पा के जो भी डिवोटीज हैं वो सेपरेट रिलीजियस डेनोमिनेशन नहीं कंस्टिट्यूट करते हैं और वो आर्टिकल 26 के अंदर इसी कारण से बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते। और ये बोला गया था कि एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन जो कि 10 साल से 50 साल के बीच में है, वो टेम्पल में नहीं आना आर्टिकल 25 का वायलेशन है। तो इस केस में 5 जज बेंच के जो कि सबरीमाला जजमेंट था, जो 5 जज बेंच ने 4:1 रेशियो से पास किया गया था, उसके क्वेश्चन ऑफ लॉ को चैलेंज किया गया था।
जो कि मैंने बता दिया। और इसमें अभी तक फाइनल रिव्यू जजमेंट आई गेस नहीं आया, अगर आया हो तो मैं अपडेट कर दूंगा इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू।